तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के लेकर के लेंस पर चर्चा करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में जितना मिरर की अहम भूमिका है उससे कहीं ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में लेंस की भूमिका होती है, क्योंकि लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग तो नेचर ने ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट को बनाते दौरान किया है। नेचर ने हमारे जो आंखों में यूज़ किया है वो कॉन्वेक्स लेंस किया है। ठीक, ये बात आपको पता होगा। तो सोचिए, लेंस मिरर से भी ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि इसका उपयोग तो नेचर ने भी हमारे बॉडी के एक पार्ट आई के बनाने के दौरान किया है। हमारे आई के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। सबसे पहले आखिर मैं ये समझूंगा कि लेंस है क्या, ये समझना है मैं। ठीक, तो लेंस कैसे हम समझेंगे कि कौन लेंस होगा। जैसे लेंस अगर आप देखते हैं तो जैसे चश्मे के रूप में हम लोग यूज जो करते हो तो लेंस ही होता है। ठीक, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो क्या दुनिया का कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कौन ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जो लेंस कहलाएगा? ठीक, तो सुने, ध्यान दें, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लेंस होने की क्या गारंटी है, उस पर ध्यान दें आप। ठीक है, तो जैसे ध्यान दें, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल तभी लेंस कहला सकता है जब उसका एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए। वैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस कहलाएगा जिसके एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए, यानी एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड लेंस। एक लेंस होने की एक गारंटी ये है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल तभी लेंस कहलाएगा जब उसके कम से कम एक सरफेस कर्व हो। ठीक है, एक सरफेस कर्व हो तो लेंस होगा। दूसरी बात ये होनी चाहिए लेंस होने के लिए, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफर होना चाहिए, तभी वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस कहलाएगा। यानी किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लेंस होने के दो कारण हैं। यानी कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस तभी होगा जब उसका कम से कम एक सरफेस कर्व होगा और दूसरी बात कि उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफर होना चाहिए, तभी वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल फुली लेंस कहलाएगा। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस तभी कहलाएंगे जब उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व, यानी उसका कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। दूसरी बात कि उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफर हो, तभी वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेंस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो देखें, लेंस कितने टाइप के होते हैं? तो लेंस जनरली दो टाइप का होता है। लेंस जो होंगे दो टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस जो होगा कॉनकेव लेंस। तो आखिर लेंस ये बनेंगे कैसे, सबसे पहले सवाल आता है। तो जैसे मान लें कि अगर हमें कभी भी लेंस प्रिपेयर करना है, सबसे पहले मैं दो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फेयर लूंगा और उन दोनों ग्लास स्फेयर को कंबाइंड करूंगा।
तो कंबाइंड करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। क्या क्या देखें, दो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर, ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर सेम रेडियाई का हो, ये डिफरेंट रेडियाई का भी होगा। ठीक, तो ये दोनों कंबाइंड करें तो देखें, जब ये दो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर कंबाइंड करेगा तो मेरा कंबाइंडिंग पार्ट जो है दोनों सॉलिड ग्लास स्फीयर का हो तो ये होगा। जो यही लेंस, जो यही आपका लेंस है यहाँ पे, जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, साइडेड रीजन एरिया जो देख रहे हैं, यही लेंस कहलाता है। और ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। और इसके बाद दो सॉलिड ग्लास स्फीयर अगर ऐसे रखकर मैं जोड़ूं, इसे कंबाइंड करूं दोनों स्फीयर को, तो मेरे पास एक ऐसा पार्ट आएगा जिसमें क्या होगा कि ये साइडेड रीजन जो जोड़ने पे, दो सॉलिड ग्लास स्फीयर को जोड़ने से जो ये साइडेड रीजन मेरा तैयार हो रहा है, इसको मैं कॉनकेव लेंस बोलूँगा। कॉनकेव लेंस है ये, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रही है मेरी बात कि कॉन लेंस कैसा है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात, दो सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर को मैं अगर ज्वाइंट करूंगा तो ज्वाइंट करने के लिए जिस तरह से दो ईंट को जोड़ने के लिए उनके बीच सीमेंट बालू का मिक्सचर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से दो सॉलिड ग्लास स्फीयर को कंबाइंड करने के लिए जो सीमेंट का यूज किया जाता है उसे कनाडा बाल्सम सीमेंट बोलते हैं। यानी दो सॉलिड ग्लास स्फीयर को कनाडा बाल्सम सीमेंट से ज्वाइंट करके लेंस बनाए जाते हैं, और उनमें ये दो लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्वेक्स कैसा कहा जा रहा है, तो देखें कॉन्वेक्स का फिगर ये है। ठीक, आप इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या देख रहे हैं कि अगर देखें तो ये बिल्कुल लेंस है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था पहले ही कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल तभी लेंस होंगे जब उसके एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व, यानी उसका एक सरफेस कम से कम कर्व होना चाहिए। तो देखें आप, इसमें तो एक से ज्यादा ही कर्व सरफेस है, तो बिल्कुल ये लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस किसे कहेंगे, तो वैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके एज पार्ट जो हो वो थीनर हो और मिडिल पार्ट थीकर हो, यानी किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो, तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ठीक, और वैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एज पार्ट थीकर हो और मिडिल पार्ट थीनर हो, बीच का पार्ट पतला हो और किनारे पर का भाग मोटा हो, तो वैसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहेंगे। जो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि कौन सा लेंस कैसे, इसमें भी देख रहा हूँ कि ये ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनके एक से ज्यादा सरफेस जो है वो कर्व है, तो ये लेंस होंगे। दो सॉलिड ग्लास स्फीयर कंबाइंड करके मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बनाए। इसके जो होते हैं तीन पार्ट है यहाँ पे। पहला जो है खुद ऐसा ही, जो ये दोनों तरफ से साइड का पार्ट जो है ट्रांसपेरेंट सरफेस जो है बोथ साइड वो बल्गिंग है। कॉन्वेक्स लेंस के तीन पार्ट है यहाँ पे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये पहला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के ये तीन पार्ट होते हैं। अगर इसी में दोनों साइड का रेडियस, अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस में बोथ साइड ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द रेडियाई बी सेम, सच डबल कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक इसी तरह से कॉनकेव लेंस के भी थ्री पार्ट्स होंगे। पहला डबल कॉनकेव लेंस, दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस, तीसरा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। मैं एक लेंस बनाया, ठीक है, ये मेरा डबल कॉन्वेक्स लेंस।
तो श्योर एंड सर्टेनली डबल कॉन्वेक्स लेंस जो बनेगा वो दो सॉलिड ग्लास स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना है। तो दोनों सॉलिड ग्लास स्फीयर का जरूर कुछ ना कुछ सेंटर होगा दोनों का। तो ये जो लेंस आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये टू सॉलिड ग्लास स्फीयर से बना है। इन दोनों सॉलिड ग्लास स्फीयर के सेंटर को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होगी, वह सेंटर टू सेंटर ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होंगी वह प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस लेंस का मानते हैं हम। ठीक, अब किसी देखिए लेंस के फ्रंट में अगर कोई सोर्स लाइट को रखें, जाहिर सी बात है कि उस सोर्स से रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक ऑन लेंस होगी। तो जब लेंस पे स्ट्राइक करेगा तो आप किताबों में देखे होंगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगा वो कट पॉइंट फोकस कहलाएगा। ठीक, तो इसमें स्वाभाविक है कि आप सोचें कि लाइट जो है इधर सोर्स रखें तो इधर से आके इधर फोकस पे, मैं इधर भी रख सकता था सोर्स लाइट को, तो इधर से आके इधर कटता। तो इसकी इसीलिए लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो फोकस भी होते हैं। जैसे देखिए कोई सोर्स लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो जैसे ही लाइट एक मीडियम से अदर मीडियम में इंटर्स करता है तो वैसे ही रे ऑफ लाइट को बेंड हो जाना चाहिए। तो बेंडिंग जो होना चाहिए वो तो कर्व सरफेस से ही लेंस में बेंडिंग होना चाहिए, क्योंकि लाइट यहाँ तो जा रही है रेयर एयर से लेंस में जा रही, स्वाभाविक है कि लेंस में जा रहा है। तो जनरली तो ग्लास के लेंस होते हैं। तो देखिए मैं जनरली ग्लास के लेंस लिया हूँ तो श्योर है कि लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, तो जहाँ से सरफेस ऑफ ग्लास होगा वहीं से तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टार्ट होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन को तो मुझे यहीं से दिखाना चाहिए फर्स्ट कर्व सरफेस से। लेकिन किताबों में या हम भी जो दिखाया एक बार दिखाया, तो आखिर क्या रीज़न है कि किताबों में सिंगल रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द लेंस, या मैं भी फिगर में बनाया हूं तो सिंगल रिफ्रैक्शन शो क्यों? आखिर तो कोई कारण है इसका एक बार दिखाने का। लेकिन रियलिटी तो ये जान रहे हैं हम, रियलिटी तो ये है कि रे ऑफ लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर्स करती है वैसे ही सरफेस से वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। तो सरफेस फर्स्ट कर्व सरफेस से ही रिफ्रैक्शन होना चाहिए, फिर सेकंड कर्व सरफेस से होना चाहिए। जनरली मेरा जो लॉ है रिफ्रैक्शन का तो यहाँ पे कहता है कि जैसे ही मीडियम चेंज हो रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक्चुअली तो दो बार होनी चाहिए थी, एक बार एयर से ग्लास में लाइट जाने के दौरान, दूसरा ग्लास से लाइट एयर में जाने के दौरान यहाँ रिफ्रैक्शन होना चाहिए था। एक्चुअली दो बार रिफ्रैक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैंने दिखाया एक बार, किताबों में भी एक बार रिप्रेजेंट करता। आखिर तो कोई वजह है। तो इसका मेन फैक्ट रीज़न ये होगा कि मुझे 12 क्लास में बताया जाता है पढ़ने के दौरान कि जो भी मैं सिंगल रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स करता हूँ लेंस के थ्रू, वी स्टडी अबाउट द थिन लेंस। हमें जो क्लास में स्टडी करने हैं लेंस के वो थिन लेंस के करने हैं। स्वाभाविक है कि आप ये समझ लें कि आपके पास, ऐसे समझें जैसे आपके पास मान लें कि इतनी मोटी किताब जो देख रहे हैं आप, मान लीजिए कि आपको इतना मोटा ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हो, तो श्योर है कि इसमें रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होगा वो तो दो बार मिल जाएगा। एक फर्स्ट सरफेस पे लाइट जाके डेविएट होगा, फिर इधर से निकलने के दौरान डेविएट होगा। तो इसमें दो बार दिखाई तो देगा हमें रिफ्रैक्शन, एक बार एयर से ग्लास में जाने के दौरान और दोबारा ग्लास से एयर में निकलने के दौरान। लेकिन अगर आप यही सोचे कि इस बुक का पेज जो देख रहे हैं, पेज के इक्वल अगर कोई ग्लास पीस है मेरे पास तो बहुत पतला ग्लास होगा, तो इससे भी रिफ्रैक्शन दो बार होगा, लेकिन उससे रियलाइज नहीं किया जा सकता है, उस रिफ्रैक्शन को रियलाइज नहीं कर सकते। मतलब हम लोग उस रिफ्रैक्शन को देख नहीं सकते हैं दो बार। तो इसीलिए जनरली इससे जो भी रिफ्रैक्शन शो करेंगे मैं वो तो एक बार ही कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी मोटाई इतनी निग्लिजिबल है कि मैं इसे दो बार इस इतने पतले ग्लास से दो बार रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स कर पाना मुश्किल है। समझ में आ गया मुझे बात
कि मुझे जो क्लास में स्टडी करनी है लेंस की, वो थिन लेंस की स्टडी करनी है। थिन लेंस स्टडी के कारण ही जब भी मैं यहाँ रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स करूँगा लेंस के थ्रू तो सिंगल रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर थिक लेंस की बात आती है, मोटे लेंस की बात आएगी, तो मोटे लेंस के लिए जब भी रिफ्रैक्शन शो होगा तो एक बार नहीं, वो 2 बार होते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो तरीका है वो 2 बार ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार इसीलिए करता हूँ कि वी स्टडी अबाउट द थिन लेंस। मुझे 12 क्लास में खास करके लेंस मेकर फार्मूला पढ़नी है। क्या फाइनल 12 क्लास के बोर्ड में बहुत बार पूछने वाला ये टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला, जो आपको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, मान ले मेरे पास एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, एक्चुअली अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन 2 बार होंगे। एक बार दिखाने का मेन फैक्ट रीजन थिन लेंस स्टडी। ठीक, लेकिन एक्चुअली तो रियली तो है कि 2 बार होगा लाइट का रिफ्रैक्शन, एक बार एयर टू ग्लास फिर ग्लास टू एयर। तो जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने मैं एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इस लेंस में। इमेज बनने के लिए ड्रॉ एट लीस्ट 2 रेज, कम से कम 2 रेज खींचेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रे जो है से इस लेंस पे स्ट्राइक होगा। जैसे ही इस लेंस पे स्ट्राइक होगा वैसे ही लाइट जो है से दूसरे मीडियम में जाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से जो रे रिलीज हो करके वो फॉल्स ऑन फर्स्ट कर्व सरफेस ऑफ द लेंस। लेंस के फर्स्ट कर्व सरफेस पे फर्स्ट बार में लाइट पड़ेगी और वो लाइट इंटर्स करेगा ग्लास में। ग्लास के बाद ये लाइट फिर पुनः एयर में इमर्ज होगा। इमर्ज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ डबल रिफ्रैक्शन शो किया हूँ। ठीक, तो एक बार लाइट इंसिडेंट होती, दूसरी बार रिफ्रैक्ट हुई, तीसरी बार इमर्ज हो गया। ठीक है, यानी जिस मीडियम में लाइट है पुनः उसी मीडियम में फाइनली लाइट का आना रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कारण वो इमर्जेंट रे कहलाते। ठीक, तो इमर्जेंट रे, और एक ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगी वो सीधे क्रॉस कर जाएगी जो विदाउट डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से होकर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर को मैं P मान ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ रे जाएगी तो देखें रिफ्रैक्टेड रे फाइनली यहाँ मिल रही, इसीलिए यहाँ पे जो है वो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। ठीक, यहाँ पे क्या बना, इमेज बना। लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कर्व सरफेस आना चाहिए। कोई भी बच्चा लेंस मेकर फार्मूला तभी डिराइव कर सकता है जब उस बच्चे को रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कर्व सरफेस समझ में आता हो। और आपको तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कर्व सरफेस आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है कि कैसे यूज़ में लानी है। ठीक, तो आप देखें इसको, तो यहाँ से रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर सोचें कि सेकंड कर्व सरफेस ना होता तो जो ब्लू वाली लाइन है तो ऐसे ही जाती और यहाँ पे आके मिलता, यहाँ पे इमेज बनता I1। ठीक, अभी लेंस है। ठीक, लेंस के दोनों साइड कोई अलग मटेरियल है। लेंस मान लिए कि मेरा जो लेंस है वो हवा में रखा हुआ, तो हवा में रखा हुआ तो इधर का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ1 मान लेते हैं इसको, और इसको μ2 मान लेते हैं। तो इधर सेम मीडियम बोथ साइड ऑफ द लेंस, सेम मीडियम बोथ साइड ऑफ द लेंस, इसीलिए μ1, तो उस साइड भी μ1 है। लेंस श्योर वही ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग हो, तो श्योर है कि साइड में μ1 है और इसका μ2 है। समझ गए? इधर भी मैं अलग रख सकता हूँ मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप यहाँ फिलहाल समझे इसको।
बहुत सारी बातें हैं जो कि समझाई जाएगी। अब धीरे धीरे वीडियो में आगे एक्सटेंड करूँगा कि यहाँ पे ऐसे कर दें तो क्या होगा, यहाँ ऐसे कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक लेंस के बोथ साइड सेम मीडियम को प्लेस्ड किया है, ठीक। यानी दोनों साइड लेंस के सेम मीडियम है, जैसे एयर है तो दोनों साइड एयर है, मतलब लेंस एयर में रखा हुआ है, ठीक। और लेंस तो खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका μ2 मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ फर्स्ट बार जो वो तो फर्स्ट कर्व सरफेस से होने वाला है, ये फर्स्ट कर्व सरफेस से ही रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा, तो अगर मेरे पास केवल फर्स्ट कर्व सरफेस ही रहता है, यही सिर्फ फर्स्ट कर्व सरफेस ही यही होता है केवल, तो मेरा जो इमेज है वो कहाँ बनता, आप सोच सकते हैं I1 पे बनता है, क्योंकि रिफ्रैक्ट होता दूसरे मीडियम में तो I1 पे ही बनता। तो श्योर एंड सर्टेनली है कि अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट कर्व सरफेस होता तो उस कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट O का जो इमेज है वो I1 पे बन जाता, ठीक। यानी अगर आप देखें तो μ1 में रखे गए ऑब्जेक्ट का इमेज I1 जो है वो कहाँ बन रहा है, μ2 में बन रहा है। भले आपको फिगर से दिखाई दे रहा हो कि वो μ1 में है, लेकिन एक्चुअली μ1 में नहीं। आप अपने से सोच लें कि रिफ्रैक्शन होगा तो पहले मीडियम से पहले मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, नहीं, वो तो जब भी होगा तो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा। तो मेरा μ1 से फर्स्ट बार लाइट चल रहा है तो μ2 में रिफ्रैक्शन होगा। तो I1 श्योर एंड सर्टेनली जो मेरा इमेज है वो μ2 में है, भले फिगर में इमेजनरी शो कर रहा हूँ μ1 में बनाते हुए, लेकिन वो एक्चुअली μ2 में है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो μ2 से हो रहा है। μ1 में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज फर्स्ट रिफ्रैक्शन के थ्रू μ2 मीडियम में जा रही है लाइट, तो μ2 मीडियम में ही I1 इमेज आपका बन रहा है। भले वो आपको फिगर में वैसा दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली μ2 में है। अब इसके बाद μ2 मीडियम से लाइट सेकंड कर्व सरफेस पे पड़ने के बाद फिर रिफ्रैक्ट होकर लाइट μ1 में चली आई। तो बताएं μ2 में जो बना इमेज, μ1 में रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज रिफ्रैक्शन के थ्रू μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में जो इमेज I1 बन रहा है, वह I1 इमेज सेकंड कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तब फिर सेकंड कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो करके फाइनली इमेज μ1 सेम मीडियम में इमेज बनेगा I, ठीक है। तो I1 μ2 में बन रहा है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेकंड कर्व सरफेस के लिए, जिससे कि फाइनली रिफ्रैक्ट होकर इमेज μ1 मीडियम में बन रही है I पे। समझ में आगे बात क्लियर। तो यहाँ ये बात थी। इसके बाद यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका, यहाँ U ले लेंगे आप। इसके बाद यहाँ से यहाँ आप V इमेज डिस्टेंस है आपका, यहाँ से यहाँ V1 मान लें आप। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, लेंस के फर्स्ट कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा, आप ये देखें। इसको समझे अच्छे से, बिल्कुल समझ में आए। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या था, जो आपको बताया गया था कि जिसमें इमेज बने उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो फर्स्ट बार इमेज किस में बन रहा है, तो फर्स्ट बार जो इमेज बन रही है वो तो μ2 मीडियम में बन रहा है, तो μ2 अपान V1, ठीक। V1 होगा क्योंकि μ2 में तो इमेज I1 है, तो V1 माइनस μ1 जिसमें ऑब्जेक्ट है μ1 अपान U बराबर जो होगा वो डायरेक्ट होता है μ2 माइनस μ1 अब बाई R1। जैसे ही दो कर्व सरफेस है, मान लेते दोनों डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्व सरफेस है, तो इसका R1 और इसका R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है बोथ कर्व सरफेस ऑफ लेंस का, जो क्या है R1 R2 लिया गया, तो ये होगा। अगेन इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ। अगेन
रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सेकेंड कर्व सरफेस ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सेकंड कर्व सरफेस ऑफ द लेंस। लेंस के सेकंड कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाऊंगा फिर से, तो उसमें भी वही बात कि जिसमें इमेज बन रहा है तो इमेज फाइनली किसमें बन रहा है, μ1 में, तो μ1 में बन रहा है तो लिखूंगा μ1 अपान μ1 में कौन इमेज बन रहा है फाइनली, v का, तो μ1/v। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो μ2 में है ऑब्जेक्ट सेकंड कर्व सरफेस के लिए, तो μ2 ऑब्जेक्ट का काम तो फर्स्ट कर्व सरफेस जो इमेज बन रहा है I1 वही होगा, तो उसका डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो v1 बराबर, ये डायरेक्ट तो हो जाएगा μ1 माइनस μ2/r2, इसको मान लूँगा सेकेंड, इस तरह से करूँगा। इसके बाद एडिंग कर दूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करूँगा तो श्योर है कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, μ2/v1। क्यों कि एक प्लस वैल्यू है μ2/v1 का फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में वही चीज़ नेगेटिव में, तो कैंसिल आउट होगा। तो इसके बाद बचा क्या, तो μ1/v बचा सेकंड इक्वेशन से, और फर्स्ट इक्वेशन से बचा μ1/u बराबर, इस साइड जो बच रहा है उसे देख ले रहा हूँ, μ2 माइनस μ1/r1। जैसे इन इक्वेशन यहाँ जो देख रहे हैं एडिंग करने के बाद दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 जो कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या, इसमें थोड़ा सा तब्दील करता हूँ, माइनस कॉमन ले लें तो मेरा हूबहू यही हो जाएगा, यहाँ ऐड कर रहा हूँ। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो μ2 प्लस में हो जाएगा μ1 माइनस में, और माइनस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ μ2 माइनस μ1/r1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r2, ये हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ माइनस आया, और फिर से ऐसा इसलिए किया कि दोनों तरफ सेम चीज़ हो जाए मेरा, जो आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। μ1 1/v माइनस 1/u बराबर, इसमें अब कॉमन हो जाएगा मेरा, माइनस कॉमन लिए तो क्या कॉमन हो जा रहा, μ2 माइनस μ1, तो बचेगा μ2 माइनस μ1, कॉमन के बाद क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये बच जाएगा मेरे पास। इसके बाद 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1/μ1 डिवाइड में कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया। इसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2, 1/v माइनस 1/u बराबर, इसको जब डिवाइड करूँगा तो μ2/μ1 बचेगा, माइनस 1 बचा, 1/r1 माइनस 1/r2। वी हैव यूज जनरल लेंस फार्मूला फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हम लोग जो है लेंस के फोकल लेंथ का जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं जानता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक। इसको मान लें थर्ड, इसको मान लें 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर में देखें क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड भी बराबर होगा, तो 1/f
बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला हुआ। जब लेंस को एयर में प्लेस किया जाएगा तो दोनों साइड लेंस के एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 लिखेंगे। एंड मटेरियल ऑफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल ऑफ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कहें तो देखिए क्या फार्मूला निकल के आएगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का 1/f बराबर μ2 की जगह म्यू और इसकी जगह 1, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फार्मूला हुआ। यानी लेंस के फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत वीवीआई फार्मूला है। लेंस के फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बहुत पावरफुल फार्मूला है ये 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जो यही फार्मूला जो आपको दिख रहा है, यही फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला है। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, यानी वो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी पानी में जाएगा तो चेंज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे रिलेटिव दिख रहा है आपको μ2/μ1, हमने तो एयर में मान लिया ऐसा है। इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। यानी किसी भी लेंस के फोकल लेंथ उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। इस बात को आप ध्यान दें। यानी अलग अलग मटेरियल में लेंस को ले जाते हैं तो उसके कारण भी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज होगा और रेडियस भी चेंज होगा कर्व सरफेस का, तो उससे भी फोकल लेंथ चेंज हो जाएंगे। ठीक, आप इस बात को दिमाग लगाएं, सोचे समझे। ठीक, थैंक यू। अब मैं अगले क्लास में लेंस मेकर फार्मूला से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा आपके सामने। ठीक है, और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे YouTube चैनल पे नए हों तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अब कुछ ही दिनों में आपको लाइव पढ़ाऊँगा। जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर 1000 आ जाता है वैसे ही मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा YouTube पे। आपको भी ज़्यादा बेहतर होगा, लाइव पढ़ेंगे, कोई ऑफलाइन वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू।